जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में जानो। बुद्ध। जो तर्क नहीं करेगा वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, जो तर्क करने का साहस नहीं करता वो दास है। एच दुमोंड। जाति प्रथा उन्मूलन द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना। लाहौर के जात-पात तोड़क मंडल के लिए जो भाषण मैंने तैयार किया था उसका हिंदू जनता द्वारा अपेक्षाकृत भारी स्वागत किया गया। ये भाषण मैंने मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के लिए तैयार किया था। अंग्रेजी संस्करण के 1500 प्रतियों का इसके प्रकाशन के 2 महीनों के भीतर ही समाप्त हो गया। इसका गुजराती और तमिल में अनुवाद किया गया। अब इस भाषण का मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में अनुवाद किया जा रहा है। अंग्रेजी पाठ की मांग अभी भी निरंतर बनी हुई है, इसलिए इस मांग को पूरा करने के लिए दूसरा संस्करण निकालना आवश्यक हो गया है। इतिहास की दृष्टि और अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मैंने निबंध के मौलिक स्वरूप अर्थात भाषण के स्वरूप को यथावत बनाए रखा। हालांकि मुझसे कहा गया था कि मैं इसे सीधी वर्णनात्मक शैली में नया रूप दूं। इस संस्करण में मैंने 2 परिशिष्ट जोड़े हैं। परिशिष्ट 1 में मैंने हरिजन में अपने भाषण की समीक्षा के रूप में श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात-पात तोड़क मंडल के एक सदस्य श्री संतराम को लिखा गया उनका पत्र संकलित किया है। परिशिष्ट 2 में मैंने परिशिष्ट 1 में संकलित श्री गांधी के लेखों के उत्तर में अपने विचारों को प्रकाशित किया है। श्री गांधी के अलावा अनेक अन्य लोगों ने मेरे उन विचारों की तीखी आलोचना की है जो मैंने अपने भाषण में व्यक्त किए थे, किंतु मैंने ये महसूस किया है कि इस प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए मैं अपने को केवल श्री गांधी तक ही सीमित रखूं। मेरे ऐसा करने का कारण ये नहीं है कि इनकी बात में इतना वजन है कि इसका उत्तर दिया जाना चाहिए, बल्कि कारण ये है कि अनेक हिंदुओं की दृष्टि में श्री गांधी एक आप्त पुरुष हैं और इतने महान हैं कि जब वे किसी बात पर कुछ कहने लगते हैं तो ये आशा की जाती है कि सब बहस खत्म हो जानी चाहिए और इस पर किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किंतु संसार ऐसे विद्रोहियों का ऋणी है जिन्होंने धर्मगुरुओं के मुंह पर ही तर्क करने का साहस किया है और जोर देकर कहा है कि आप जो कहते हैं वही सही नहीं है। मुझे ऐसा श्रेय नहीं चाहिए जो प्रत्येक प्रगतिशील समाज को अपने विद्रोहियों को देना चाहिए। यदि मैं हिंदुओं को इस बात का एहसास करा दूं कि वे भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें दोष व्याप्त हैं और उनके दोषों से अन्य भारतीयों की खुशहाली और प्रगति को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे संतोष होगा। भीमराव अंबेडकर। तीसरे संस्करण की प्रस्तावना। इस निबंध का दूसरा संस्करण 1937 में प्रकाशित हुआ था और बहुत थोड़े ही समय में वह बिक गया। काफी समय से इसके नई संस्करण की मांग आ रही थी। मेरी मंशा थी कि मैं इस निबंध को नया रूप दूं और इसमें अपने एक अन्य निबंध भारत में जातियां, उनका उद्गम और उनकी संरचना को भी शामिल कर दूं। मेरा ये निबंध इंडियन एंटीक्वेरी जर्नल के मई 1917 के अंक में प्रकाशित हुआ था, किंतु मुझे समय नहीं मिल सका और ऐसा करने की संभावना भी बहुत कम है। और चूंकि जनता भी लगातार इसकी मांग कर रही है, इसलिए प्रस्तुत संस्करण को इसके दूसरे संस्करण के मात्र पुनर्मुद्रण के रूप में ही प्रकाशित करके ही मुझे संतोष है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये निबंध इतना अधिक लोकप्रिय रहा। मुझे आशा है कि ये अपने अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा। भीमराव अंबेडकर, 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली, 1 दिसंबर 1944। आमुख। 12 दिसंबर 1935 को मुझे जात-पात तोड़क मंडल के मंत्री श्री संतराम का पत्र प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। प्रिय डॉक्टर साहब, आपके 5 दिसंबर के कृपा पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आज्ञा के बिना मैंने इसे प्रेस को दे दिया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसके प्रचारित करने में कोई हानि नहीं है। आप एक महान चिंतक हैं और मेरा ये सुविचारित मत है कि आपने जाति समस्या का जितनी गहराई से अध्ययन किया है उतना किसी और ने नहीं किया। मुझे स्वयं और हमारे मंडल को हमेशा ही आपके विचारों से लाभ पहुंचा है। मैंने अनेक बार क्रांति में इसका प्रचार किया और स्पष्टीकरण भी किया है और अनेक सम्मेलनों में इस पर भाषण भी दिए हैं।
मैं आपके इस नए सूत्र अर्थात जिन आर्थिक विश्वासों पर जाति प्रथा की नींव खड़ी है, उनके अस्तित्व की समाप्ति के बिना जात पात को तोड़ना संभव नहीं होगा की व्याख्या को पढ़ने का बहुत उत्सुक हूं। कृपया अपनी सुविधा अनुसार यथाशीघ्र विस्तार से इसकी व्याख्या करें ताकि हम इस विचार पर प्रेस और मंचों से समर्थन कर सकें। फिलहाल मैं इस संबंध में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हूं। हमारी प्रबंधकारिणी समिति का आग्रह है कि आप हमारे वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्ष बनना स्वीकार करें। हम आपकी सुविधा अनुसार इस सम्मेलन की तारीखों में परिवर्तन कर सकते हैं। पंजाब के स्वतंत्र विचारों वाले हरिजनों से आपसे मिलने और अपनी योजनाओं पर आपसे विचार विमर्श करने की बड़ी इच्छा है। अतएव यदि आप लाहौर आकर सम्मेलन की अध्यक्षता करने की कृपा करें तो दो काम हो जाएंगे। हम सभी विचारधाराओं के हरिजन नेताओं को आमंत्रित करेंगे और इससे आपको उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर मिल सकेगा। मंडल ने अपने सहायक मंत्री श्री इंदर सिंह को क्रिसमस के अवसर पर बंबई में आपसे मिलने और सारी स्थिति पर आपसे चर्चा करने के लिए नियुक्त किया है, जिससे आपको हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए राजी किया जा सके। मुझे बताया गया था कि जात पात तोड़क मंडल सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन है जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं में जाति प्रथा का उन्मूलन करना है। सैद्धांतिक रूप से मैं ऐसे किसी आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं करता जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया गया हो। सामाजिक सुधार के प्रति उनका रवैया मुझसे इतना भिन्न है कि मेरे लिए उनके साथ काम करना कठिन है। वास्तव में मेरे और उनके विचारों में विभिन्नताओं के कारण मुझे उनके साथ काम करना अनुकूल नहीं लगता। इसलिए जब मंडल ने पहली बार मुझसे अध्यक्षता करने का अनुरोध किया था तो मैंने उसे अस्वीकार कर दिया था। फिर भी मंडल ने इसे मेरी अस्वीकृति नहीं माना और अपने एक सदस्य को मुझ पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से बंबई भेजा। अंत में मैं अध्यक्षता करने के लिए तैयार हो गया। वार्षिक सम्मेलन मंडल के मुख्यालय लाहौर में होना था। सम्मेलन का आयोजन ईस्टर के अवसर पर होना था, किंतु बाद में इसे 1936 के मई मास के मध्य के लिए स्थगित कर दिया गया। मंडल की स्वागत समिति ने अब इस सम्मेलन को रद्द कर दिया है। इस सम्मेलन के रद्द होने की सूचना मेरे अध्यक्षीय भाषण के छप जाने के बहुत बाद में आई। इस भाषण की प्रतियां अब मेरे पास पड़ी है। चूंकि मुझे अध्यक्षीय पद से ये भाषण देने का अवसर नहीं मिला, इसलिए जनता को मेरे विचारों को जानने का अवसर नहीं मिल सका। जनता मेरे विचारों को जान सके और भाषण की जो छपी प्रतियां मेरे पास पड़ी हैं, उनका सदुपयोग हो सके, इस उद्देश्य से मैंने छपी प्रतियों को बाजार में बेच देने का फैसला किया है। संलग्न पृष्ठों में उसी भाषण का मूल पाठ है। जनता को ये जानने की जिज्ञासा होगी कि किन कारणों से सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति को रद्द किया गया। शुरू में भाषण की छपाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मैं चाहता था कि भाषण बंबई में छपे। मंडल की ये इच्छा थी कि ये लाहौर में छपे क्योंकि वहां छापने में बचत होगी। मैं इस पर सहमत नहीं हुआ और मैंने इसे बंबई में ही छापे जाने का आग्रह किया। मेरे प्रस्ताव पर सहमति बजाय मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जिस पर मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इसमें से आगे दिए गए उद्धरण मैं यहां प्रस्तुत करता हूं। सम्माननीय डॉक्टर जी, 27/3/36 श्री संतराम को लिखे गए इस मास की 24 तारीख के आपके पत्र को हमें दिखाया गया है। हमें इसे पढ़कर थोड़ी निराशा हुई है। यहाँ जो स्थिति उत्पन्न हुई है, शायद आप इससे पूरी तरह अवगत नहीं हैं। पंजाब के प्रायः सभी हिंदू आपको इस प्रांत में आमंत्रित किए जाने के विरुद्ध हैं। जात पात तोड़क मंडल की बड़ी तीखी आलोचना हुई है और चारों ओर से झाड़ फटकार मिली है। सभी हिंदू नेताओं, जिनमें भाई परमानंद एमएलए, हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकुल चंद नारंग, स्थानीय स्वशासन मंत्री राजा नरेंद्र नाथ एमएलसी आदि ने अपने आप को मंडल के इस निर्णय से अलग कर लिया है। इन सब के बावजूद मंडल, जिसके प्रमुख नेता श्री संतराम हैं, के सभी सदस्य किसी भी स्थिति में एकजुट रहकर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और अध्यक्ष पद पर आपकी नियुक्ति के विचार को नहीं छोड़ेंगे। मंडल की बदनामी हुई है। इन परिस्थितियों में आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप मंडल के साथ सहयोग करें। ऐसे समय में जब उन्हें हिंदुओं की ओर से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आप भी उनकी परेशानियों को बढ़ाएं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमें आशा है कि आप मामले पर विचार करेंगे और वही करेंगे जिसमें हम सभी की भलाई हो।
इस पत्र ने मुझे भारी परेशानी में डाल दिया है। मैं नहीं समझ पाया कि मंडल मेरे भाषण की छपाई के मामले में कुछ रुपयों के खातिर मुझे क्यों रुष्ट कर रहा है। मुझे इस पर भी विश्वास नहीं होता कि सर गोकलचंद जैसे व्यक्तियों ने मेरे अध्यक्ष चुने जाने के विरोध स्वरूप त्याग पत्र दे दिया है, क्योंकि मुझे सर गोकलचंद का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है। 5 मॉन्टगोमरी रोड, लाहौर 7236। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मुझे जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपने ईस्टर की छुट्टियों के दौरान लाहौर में होने वाले उनके आगामी वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करना स्वीकार कर लिया है। यदि आप लाहौर में अपने प्रवास के दौरान मेरे यहाँ ठहरें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। शेष मिलने पर। आपका गोकलचंद। सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुका। जब मंडल ने देखा कि मैं अपना भाषण बंबई में ही छपवाने के लिए बराबर आग्रह कर रहा हूं, तो मंडल ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की बजाय मुझे तार द्वारा सूचित किया कि वे श्री हर भगवान को इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए बंबई भेज रहे हैं। श्री हर भगवान 9 अप्रैल को बंबई आए। जब मैं श्री हर भगवान से मिला तो मैंने देखा कि वे इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। वास्तव में उन्हें भाषण की छपाई से कोई लेना देना नहीं था, चाहे वो बंबई में छपे या लाहौर में, और इसीलिए विचार विमर्श के दौरान इस बात का कोई उल्लेख भी नहीं किया। हाँ, वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि भाषण की विषय वस्तु क्या है। इससे मुझे विश्वास हो गया कि भाषण के लाहौर में छपवाने से मंडल का उद्देश्य धन बचाना नहीं था, अपितु भाषण की विषय वस्तु को जानना था। मैंने उन्हें भाषण की एक प्रति दे दी। वे भाषण के कुछ अंशों को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। लाहौर पहुंचकर उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा वो इस प्रकार है। प्रिय डॉक्टर साहब, लाहौर 14 अप्रैल 1936। मैं 12 को बंबई से यहां लौटा हूं और तभी से मैं लगातार रेल में बताई 5-6 रातों तक सो न सकने के कारण अस्वस्थ हूं। यहां पहुंचने पर मुझे पता चला कि आप अमृतसर आए थे। यदि मैं बाहर आने जाने के लिए ठीक रहता तो मैं वहां आपसे मिलता। मैंने आपका भाषण अनुवाद के लिए श्री संत राम को दे दिया है। उन्होंने इसे बहुत पसंद किया है, किंतु उन्हें विश्वास नहीं है कि 25 से पहले इसके छापे जाने के लिए वे इसका अनुवाद कर सकेंगे। कुछ भी हो, इसका व्यापक प्रचार होगा और हमें विश्वास है कि ये सोए हुए हिंदुओं को जगाएगा। बंबई में जिस लेखांश की ओर मैंने संकेत किया था उसे हमारे कुछ मित्रों ने पढ़ा। इस पर उनकी कुछ शंकाएं हैं और हम में से जो लोग बिना किसी अप्रिय घटना के सम्मेलन को समाप्त करना चाहते हैं, उनकी ये इच्छा है कि कम से कम वेद शब्द को फिलहाल छोड़ दिया जाए। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। फिर भी मुझे आशा है कि आप अपने अंतिम पैरा में ये स्पष्ट करेंगे कि भाषण में व्याप्त विचार आपके अपने हैं और मंडल उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुझे आशा है कि आप मेरी इस बात का अन्यथा नहीं लेंगे और हमें भाषण की 1000 प्रतियां उपलब्ध करा देंगे। हम निश्चित रूप से इनकी कीमत आपको चुका देंगे। इस आशय का एक तार आज मैंने आपको भेजा है। 100 रुपए का एक चेक इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया इसकी पावती भेजें और हमें यथासमय अपने बिल भी भेज दें। मैंने स्वागत समिति की एक बैठक बुलाई है। मैं उसके निर्णय से तत्काल आपको सूचित करूंगा। भाषण को तैयार करने में आपने जो भारी कष्ट उठाया है उसके लिए कृपया मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी कृतज्ञता के लिए हम निश्चित रूप से बहुत ऋणी हैं। आपका हर भगवान। पुनश्च कृपया भाषण के छपते ही तत्काल उसकी प्रतियां यात्री गाड़ी से भेज दें, ताकि उन प्रतियों को प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों को भेज दिया जाए। तदनुसार मैंने 1000 प्रतियां छापने के आदेश के साथ अपनी पांडुलिपि मुद्रक को सौंप दी। 8 दिन के बाद मुझे श्री हर भगवान का एक और पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी प्रतिलिपि नीचे प्रस्तुत है। लाहौर 22/4/36। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, हमें आपका तार और पत्र प्राप्त हुआ। इसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छानुसार हमने सम्मेलन को फिर स्थगित कर दिया है, किंतु हम महसूस करते हैं कि इसे 25 तथा 26 तारीख को आयोजित करना अधिक बेहतर होगा, क्योंकि पंजाब में मौसम दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। मई के मध्य में यहां बहुत गर्म हो जाएगा और दिन के समय बैठकें करना बहुत सुखद और आरामदायक नहीं रहेगा। फिर भी यदि यह सम्मेलन मई के मध्य में होता है तो हम इसे यथासंभव आरामदायक बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। किंतु एक बात है जिसे हम आपकी जानकारी में लाने के लिए विवश है।
आपको याद होगा कि जब मैंने धर्म परिवर्तन के विषय में आपकी घोषणा के संबंध में अपने कुछ लोगों द्वारा उठाई आशंकाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था, तो आपने बताया था कि ये बात निस्संदेह मंडल के कार्यक्षेत्र से बाहर है और उसके संबंध में आपका हमारे मंच से कुछ भी कहने का इरादा नहीं है। इसके साथ ही जब आपने भाषण की पांडुलिपि मुझे दी, तो आपने आश्वासन दिया था कि वही आपके भाषण का मुख्य अंश है और आप केवल 2 या 3 अंतिम पैरे उसमें जोड़ना चाहते हैं। आपके भाषण की दूसरी किस्त मिलने पर यह देखकर हम दंग रह गए कि यह भाषण इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत कम लोग ही इस सारे भाषण को पढ़ना चाहेंगे। इसके अलावा आपने अपने भाषण में 1 से अधिक बार यह कहा है कि मैंने हिंदू समाज से अलग होने का निर्णय कर लिया है और एक हिंदू के रूप में यह मेरा अंतिम भाषण है। आपने अनावश्यक रूप से वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता तथा उनके औचित्य पर प्रहार किया है और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जिनका विवादास्पद समस्या से कतई कोई संबंध नहीं है। इससे कुछ परिच्छेद तो असंगत और अप्रासंगिक हो गए हैं। यदि आप अपने भाषण को उसी अंश तक सीमित रखते जो आपने मुझे दिया था, या अगर उसमें कोई वृद्धि करना आवश्यक ही था तो वो भी वहीं तक सीमित रहती जो आपने ब्राह्मणवाद आदि पर लिखा है, तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। अंतिम अंश जो हिंदू धर्म के पूर्ण उन्मूलन के संबंध में है और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों की नैतिकता पर संदेह व्यक्त करता है और हिंदू समाज को छोड़ देने के आपके इरादे की ओर संकेत करता है, मुझे संगत प्रतीत नहीं होता। अतः मैं सम्मेलन के लिए उत्तरदायी लोगों की ओर से बड़ी विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ऊपर संदर्भित परिच्छेदों को छोड़ दें और भाषण को वहीं समाप्त कर दें जहां तक आपने मुझे दिया था, या आप चाहें तो ब्राह्मणवाद तक कुछ पैरे उसमें जोड़ दें। हम नहीं समझते कि भाषण को अनावश्यक रूप से उत्तेजनापूर्ण और कष्टदायक बनाने में कोई बुद्धिमानी है। हम में से कई लोग आपकी भावनाओं का समर्थन करते हैं और हिंदू धर्म के पुनर्निर्माण हेतु आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। यदि आप अपने विचारों के लोगों को आपस में मिलाने का निर्णय करते तो बड़ी संख्या में लोग आपके सुधारवादी कार्यकर्ताओं में शामिल हो जाते। वास्तव में हमने सोचा था कि आप जाति प्रथा की बुराइयों को समाप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, विशेषकर जब आपने इस विषय का इतना गहन अध्ययन किया है। हमारा विचार था कि आप एक क्रांति लाकर इस दिशा में किए जा रहे महान प्रयासों के केंद्र बिंदु बनकर हमारे हाथ मजबूत करेंगे, किंतु आपने जो घोषणा जिस रूप में की है उसके दोहराए जाने से इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है और ये एक घिसी पिटी चीज बनकर रह जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सारे मामले पर फिर से विचार करें और ये कहकर अपने भाषण को अधिक प्रभावी बनाएं कि यदि हिंदू लोग जाति प्रथा को समाप्त करने की दिशा में ईमानदारी से काम करने के इच्छुक हैं, चाहे उन्हें इसके लिए अपने सगे संबंधियों और धार्मिक मान्यताओं को ही तिलांजलि क्यों न देनी पड़े, तो मुझे इस कार्य की अगुवाई करने में प्रसन्नता होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे आशा है कि आपको ऐसे प्रयास में पंजाब से तत्काल अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। यदि आप ऐसे समय पर हमारी सहायता करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि हम पहले ही भारी खर्च कर चुके हैं और बड़े असमंजस की स्थिति में हैं। कृपया हमें वापसी डाक से सूचित करें कि क्या आपने भाषण को उपर्युक्तानुसार सीमित करने की कृपा की है। यदि आप फिर भी भाषण को संपूर्ण रूप में छापने का आग्रह करते हैं तो हमें खेद है कि हमारे लिए सम्मेलन का आयोजन करना संभव और कदाचित उपयुक्त नहीं होगा और हम चाहेंगे कि इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि ऐसा करने में हमें लोगों की सद्भावना से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि ये सम्मेलन बार बार स्थगित करना पड़ा है। फिर भी हम ये उल्लेख करना चाहते हैं कि आपने जाति प्रथा पर ऐसा बढ़िया प्रबंध लिखकर हमारे हृदय में एक स्थान बना लिया है। मैं कह सकता हूं कि ये अब तक लिखे गए अन्य सभी शोध प्रबंधों से बढ़कर है और ये एक मूल्यवान विरासत के रूप में सिद्ध होगा। आपने इसे तैयार करने में जो कष्ट उठाया है उसके लिए हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ, आपका हर भगवान। इस पत्र के उत्तर में मैंने जो उत्तर भेजा वो इस प्रकार है। प्रिय श्री हर भगवान, 27 अप्रैल 1936। मुझे आपका 22 अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। मुझे खेद है कि यदि मैंने अपने भाषण को संपूर्ण रूप में छापने का आग्रह किया तो जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगी। इसके उत्तर में मैं सूचित करना चाहता हूं कि यदि मंडल मेरे भाषण में अपनी परिस्थितियों के अनुसार कांट-छांट करने पर जोर देगा तो मैं भी सम्मेलन को रद्द कराना चाहूंगा। मैं अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना पसंद नहीं करता।
आप मेरे इस निर्णय को पसंद नहीं करेंगे, किंतु मैं सम्मेलन की अध्यक्षता के सम्मान की खातिर उस आजादी का परित्याग नहीं करना चाहता जो प्रत्येक अध्यक्ष को अपने भाषण को तैयार करने में मिलनी चाहिए। मैं मंडल को खुश करने के लिए अपने उस दायित्व को भी तिलांजलि नहीं दे सकता जो किसी सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को सही और उचित मार्गदर्शन देने के लिए प्राप्त होती है। ये एक सिद्धांत का प्रश्न है और मैं महसूस करता हूं कि मुझे किसी भी प्रकार से इससे समझौता नहीं करना चाहिए। स्वागत समिति ने जो निर्णय लिया है, मैं उसके औचित्य के बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, किंतु चूंकि आपने कुछ कारण दिए हैं जिनसे मुझ पर दोष आरोपित होता है, इसलिए मैं उनका उत्तर देने के लिए बाध्य हूं। सर्वप्रथम मुझे उस धारणा को दूर कर देना चाहिए कि भाषण के उस अंश में व्यक्त विचार जिन पर समिति ने आपत्ति की है, मंडल के सामने अचानक ही उपस्थित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि श्री संत राम इस बात की पुष्टि करेंगे। मेरा कहना है कि उनके एक पत्र के उत्तर में मैंने कहा था कि जाति प्रथा को तोड़ने का वास्तविक तरीका अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक मान्यताओं को नष्ट करना है जिन पर जाति प्रथा की नींव रखी गई है। और श्री संत राम ने इसके प्रत्युत्तर में मुझसे उस बात को स्पष्ट करने को कहा था और माना था कि ये एक नवीन दृष्टिकोण है। श्री संत राम के इस अनुरोध के उत्तर में मैंने सोचा कि उनको लिखे गए अपने पत्र के एक वाक्य में मैंने जो बात कही थी उसे अपने भाषण में विस्तार से समझा देना चाहिए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो विचार मैंने व्यक्त किए हैं वो नए हैं। किसी भी प्रकार से ये विचार श्री संत राम, जो आपके मंडल की जान और उसके प्रमुख मार्गदर्शक हैं, के लिए नए नहीं है। परंतु मैं इससे भी आगे ये कहता हूं कि मैंने अपने भाषण का ये अंश केवल इसलिए नहीं लिखा है कि मैंने ऐसा करना वांछनीय समझा है, बल्कि इसलिए लिखा है कि तर्क को पूरा करने के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। मुझे ये पढ़कर आश्चर्य हुआ कि भाषण के जिस अंश पर आपकी समिति को आपत्ति है, आप उसे असंगत और अप्रासंगिक बताते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक वकील हूं और प्रासंगिकता के नियमों को उतनी अच्छी तरह से जानता हूं जितना आपकी समिति का कोई सदस्य जानता है। मैं जोर देता हूं कि जिस अंश पर आपत्ति की गई है वो न केवल सबसे अधिक प्रासंगिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। भाषण के उसी अंश में मैंने जाति प्रथा को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपायों का विवेचन किया है। ये हो सकता है कि मैं जाति प्रथा को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपाय के रूप में जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वो चौंकाने वाला और कष्टदायक हो। आपको ये कहने का अधिकार है कि मेरा विश्लेषण गलत है, किंतु आप ये नहीं कह सकते कि जाति प्रथा की समस्या से संबंधित किसी भाषण में मुझे इस बात की छूट नहीं है कि मैं इस मुद्दे पर विचार करूं कि जाति प्रथा को कैसे नष्ट किया जा सकता है। आपकी अन्य शिकायत भाषण की लंबाई को लेकर है। मैंने स्वयं भाषण में ही इस आरोप के दोष को स्वीकार किया है, किंतु इसके लिए वास्तविक जिम्मेदार कौन है? मुझे खेद है कि आपसे देर में संपर्क हुआ, नहीं तो आपको ये जानकारी हो जाती कि मूल रूप से मैंने अपनी ही सुविधा के लिए एक संक्षिप्त भाषण लिखा था, क्योंकि एक विस्तृत शोध प्रबंध तैयार करने का न तो मेरे पास समय था और न ही शक्ति थी। मंडल ने ही मुझसे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने का अनुरोध किया था और मंडल ने ही जाति प्रथा के संबंध में प्रश्नों की एक सूची मुझे दी थी और मुझसे अनुरोध किया था कि मैं अपने भाषण में इनका उत्तर दूं, क्योंकि प्रायः यही प्रश्न मंडल और उसके विरोधियों के बीच विवाद में उठाए जाते हैं और मंडल को इनका संतोषजनक उत्तर देने में कठिनाई होती है। इस संबंध में मंडल की इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयास में भाषण इस सीमा तक लंबा हो गया है। जो कुछ मैंने कहा है उसे देखते हुए मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भाषण के लंबे होने का दोष मेरा नहीं है। मुझे ये आशा नहीं थी कि आपका मंडल इससे इतना परेशान होगा कि मैंने हिंदू धर्म के विनाश की बात कही है। मैं समझता था कि मूर्ख ही शब्दों से डरते हैं, किंतु ऐसा न हो कि लोगों के मन में कोई गलत धारणा उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैंने इस बात को स्पष्ट करने का भारी प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाषण पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति मुझे गलत नहीं समझ सकेगा। साथ में दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद आपका मंडल मात्र धर्म के विनाश आदि शब्दों से इतना भयभीत हो गया, इससे मंडल के प्रति मेरी श्रद्धा में कोई वृद्धि नहीं हुई। ऐसे व्यक्तियों के प्रति किसी को भी कोई श्रद्धा या सम्मान नहीं हो सकता, जो सुधारक बनकर भी उस स्थिति के तार्किक परिणामों को देखना भी पसंद नहीं करते। इन्हें अकेला ही चलने दो। आप मानेंगे कि मैंने अपने भाषण को तैयार करने में किसी भी प्रकार से सीमित होना कभी स्वीकार नहीं किया और इस प्रश्न पर कि भाषण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, मेरे और मंडल के बीच विचार विमर्श नहीं हुआ। मैं हमेशा ये मानकर चला हूं कि मैं अपने भाषण में उस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र हूं। वास्तव में 9 अप्रैल को बंबई में आपके आने तक मंडल को यह पता नहीं था कि मैं किस प्रकार का भाषण तैयार कर रहा हूं। जब आप बंबई में आए तो मैंने स्वेच्छा से बताया था
कि मुझे इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि मैं दलित जातियों द्वारा धर्मांतरण के संबंध में अपने विचारों की वकालत करने के लिए मंच का उपयोग करूं। मैं समझता हूं कि मैंने भाषण को तैयार करने में ईमानदारी से उस वायदे को निभाया है। अप्रत्यक्ष रूप से एक सरसरी तौर पर दिए गए इस संदर्भ के अलावा कि मुझे अफसोस है कि मैं यहां नहीं रहूंगा आदि, मैंने अपने भाषण में विषय के बारे में कुछ नहीं कहा है। जब मैं ये देखता हूं कि आपको इस प्रकार के सरसरी और इतने अप्रत्यक्ष संदर्भ पर भी आपत्ति है, तो मैं ये प्रश्न पूछने के लिए बाध्य हूं कि क्या आपने ये सोचा है कि मैं आपके सम्मेलन की अध्यक्षता करने की खातिर दलित वर्गों द्वारा धर्म परिवर्तन संबंधी अपने विचारों को छोड़ने या स्थगित रखने के लिए सहमत हो जाऊंगा? यदि आपने ऐसा सोचा है तो मैं आपसे कहूंगा कि ये आपकी भूल है और इसके लिए मैं किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हूं। यदि आप में से कोई इस बात का संकेत भी कर देता है कि आप मुझे अध्यक्ष चुनकर जो सम्मान दे रहे हैं उसके बदले में मुझे धर्म परिवर्तन के अपने कार्यक्रम में अपने विश्वास का संत्याग करना पड़ेगा, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता कि मुझे आपके द्वारा दिए जाने वाले किसी सम्मान की अपेक्षा अपने विश्वास की कहीं अधिक परवाह है। आपके 14 तारीख के पत्र के बाद आपका ये पत्र मेरे लिए एक आश्चर्य है। मुझे विश्वास है कि जो कोई भी इन्हें पढ़ेगा ऐसा ही महसूस करेगा। स्वागत समिति द्वारा इस प्रकार के अचानक अपने रुख में परिवर्तन करने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हो सकता। जब 14 तारीख को आपने पत्र लिखा था तो उस समय समिति के सामने जो कच्चा प्रारूप था उसमें और अंतिम प्रारूप जिस पर आपने अपने पत्र में स्वागत समिति का निर्णय सूचित किया था कि सार रूप में कोई अंतर नहीं है। आप अंतिम प्रारूप में एक भी ऐसा नया विचार नहीं बता सकते जो पहले वाले प्रारूप में न हो। वे ही समान विचार हैं। अंतर केवल ये है कि उन्हें अंतिम प्रारूप में अधिक विस्तार के साथ रखा गया है। यदि भाषण में कोई आपत्तिजनक बात थी तो आप उसे 14 तारीख को बता सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। उल्टे आपने मुझसे 1000 प्रतियां छपवाने के लिए कहा और ये बात मुझ पर छोड़ दी कि मैं आपके द्वारा सुझाए गए मौलिक परिवर्तनों को स्वीकार करूं या न करूं। तदनुसार मैंने 1000 प्रतियां छपवा लीं, जो अब मेरे पास पड़ी हैं। 8 दिन बाद आप ये बताने के लिए लिखते हैं कि आपको भाषण पर ऐतराज है और यदि उसमें संशोधन नहीं किया गया तो सम्मेलन रद्द कर दिया जाएगा। आपको ज्ञात होना चाहिए था कि भाषण में परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। जब आप बंबई में थे तो मैंने आपको बताया था कि मैं उसमें एक विराम का भी परिवर्तन नहीं करूंगा और अपने भाषण को किसी भी तरह सेंसर किए जाने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको मेरे भाषण को जैसा वो मेरे पास से आएगा वैसा ही स्वीकार करना होगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि भाषण में व्यक्त विचारों की जिम्मेदारी पूर्णतः मेरी होगी और यदि सम्मेलन उन्हें पसंद नहीं करेगा और उनकी निंदा करने का प्रस्ताव पास करेगा, कोई हर्ज ना होगा। मैं आपके मंडल को अपने विचारों की जिम्मेदारी के भार से मुक्त करने और साथ ही अपने आप को सम्मेलन के साथ अधिक न उलझाने के लिए इतना आतुर था कि मैंने आपको सुझाव दिया था कि मेरी इच्छा है कि मेरे भाषण को अध्यक्षीय भाषण के रूप में नहीं बल्कि उद्घाटन भाषण के रूप में माना जाए और मंडल की अध्यक्षता के लिए किसी और व्यक्ति की तलाश कर लें तथा प्रस्तावों से निपट लें। 14 तारीख को आपकी समिति के अलावा और कोई भी व्यक्ति निर्णय लेने की बेहतर स्थिति में नहीं था, किंतु समिति ऐसा नहीं कर सकी और इस दौरान मुझे छपाई की लागत उठानी पड़ गई, जिसे मुझे विश्वास है कि आपकी समिति को थोड़ी अधिक दृढ़ता से बचाया जा सकता था। मेरा विश्वास है कि मेरे भाषण में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनकी आपकी समिति से कोई लेना देना नहीं है। अनेक कारणों से मुझे विश्वास करना पड़ रहा है कि अमृतसर में आयोजित सिख प्रचार कांग्रेस में मेरी मौजूदगी स्वागत समिति द्वारा किए गए निर्णय का एक बड़ा कारण थी। समिति ने 14 और 22 अप्रैल के बीच अपने रुख में जो अचानक परिवर्तन किया उसका और कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। फिर भी मैं अब इस विवाद को अधिक लंबा नहीं खींचना चाहता और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तत्काल घोषणा कर दें कि मेरी अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन का अधिवेशन रद्द हो गया है। अब साली गरिमा समाप्त हो चुकी है और यदि आपकी समिति मेरे भाषण को इसके वर्तमान संपूर्ण रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत भी हो जाए तब भी मैं इसकी अध्यक्षता नहीं करूंगा। भाषण तैयार करने में उठाए गए मेरे कष्टों के लिए आपने जो सराहना की है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगर किसी को नहीं तो मुझे इस श्रम से निश्चय ही लाभ मिला है। मुझे खेद केवल इसलिए है कि मुझे ऐसे समय पर इतना कठोर परिश्रम करना पड़ा जिसे मेरा स्वास्थ्य सहन नहीं कर सकता था। आपका भीमराव अंबेडकर।
इस पत्राचार से उन कारणों का पता चल जाएगा जिनकी वजह से मंडल द्वारा अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति रद्द की गई थी, और पाठक ये जानने की स्थिति में होंगे कि इसका दोष किसको दिया जाना उचित है। मैं समझता हूं कि ये पहला अवसर है जबकि स्वागत समिति द्वारा किसी अध्यक्ष की नियुक्ति को इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि वो अध्यक्ष के विचारों का अनुमोदन नहीं करती। चाहे ऐसा हो या ना हो, किंतु निश्चय ही मेरे जीवन में ये पहला अवसर है जबकि सवर्ण हिंदुओं के किसी सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। मुझे अफसोस है कि एक त्रासदी में इसका अंत हुआ, किंतु ऐसे कठोर संबंधों से कोई भी क्या आशा कर सकता है जहां सवर्ण हिंदुओं के सुधारवादी और अछूतों के आत्मसम्मानी वर्ग के बीच संबंध इतने कठोर हों कि सवर्ण हिंदुओं को अपने कट्टरपंथी साथियों से अलग होने की कोई इच्छा ना हो और आत्मसम्मानी अछूत वर्ग के पास सुधारों पर जोर देने के अलावा कोई विकल्प ना हो। राजगृह, दादर, बंबई, 14-15 मई 1936। भीमराव अंबेडकर।